देखिए सीपीसी आपका चल रही थी और सीपीसी में यानी कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में आपका सेक्शन 14 तक बताया गया था भाई। यानी कि आपका 13 भी बता दिया गया था कि विदेशी निर्णय कब निश्चायक होगा और कब नहीं होगा। तो अगर 6 कंडीशन विद्यमान है तो भारत में वह जो विदेशी निर्णय है रेह जुडिकेटा का भी काम नहीं करेगा और कंक्लूसिव या अकाट्य नहीं होगा। इसके बाद सेक्शन 14 फॉरेन जजमेंट के बारे में प्रिजम्पशन बताया गया था, उपधारणा। तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा, अनुमान लगाएगा कि जो विदेशी निर्णय है वह आपका सक्षम न्यायालय ने दिया है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने। लेकिन इस उपधारणा को काटा जा सकता है, खंडन किया जा सकता है, यह सिद्ध करके कि जो विदेशी न्यायालय निर्णय दिया था वह जुरिडिक्शन नहीं रखता था। यानी कि दोनों बातें हैं, अधिकारिता के बारे में अनुमान भी भारत के न्यायालय लगाएंगे और उस अनुमान का खंडन भी किया जा सकता है। किस सेक्शन में? 14। अब आइए देखिए आपका सेक्शन 15 से लेकर 25 तक एक ग्रुप में पढ़ना है। जो ये सेक्शन 15 से लेकर और आपका 25 तक चलता है, इसमें प्लेस ऑफ सुइंग यानी कि वाद का स्थान दिया गया है। यानी कि आपका प्लेस ऑफ सुइंग या वाद का स्थान दिया गया है। पिछली बार आपका यूपीजे में आपका 3 क्वेश्चन इससे बना था। यानी कि सेक्शन 15 से लेकर और 25 तक में आपका कभी काल 2 बन जाता है। एक बार तो आपका 3 क्वेश्चन यूपीजे में बना है और कौन कौन सा एचजेएस में भी बना था क्वेश्चन। आपका एचजेएस में आपका 18 कभी बन जाता है, तो कभी आपका 20 बन जाता है, तो कभी 21 बन जाता है। यानी कि इधर से आपका क्वेश्चन मिलेगा। पिछली बार आपका यूपीजे में 15 से ही पूछ लिया गया था, यानी कि धारा 15 से ही क्वेश्चन बन गया था। इसको जब भी पढ़िए प्लेस ऑफ सुइंग, अभी हम बताते हैं और चीज़ें, तो इसके लिए आपका क्रिमिनल मामला भी पढ़ना पड़ेगा। यानी कि सीआरपीसी में इंक्वायरी और ट्रायल यानी कि जांच और विचारण किस स्थान के न्यायालय द्वारा किया जाएगा आपराधिक मामलों में, और सिविल मामलों में वह कौन से स्थान के न्यायालय होंगे जिनमें मुकदमा दायर किया जाएगा, जो अधिकारिता रखते हैं। तो सिविल मामलों में ऐसा अगर पूछे तो सीपीसी की धारा 15 से लेकर 25 आप पढ़ेंगे। और यही आपका क्रिमिनल में पूछ दे तो 177 से लेकर 189 तक, यानी कि सीआरपीसी की धारा 177 से लेकर 189। तो पहले आपका सीआरपीसी 2-4 मिनट में निपटा दिया जाए, तब बैक हो जाए भाई। पहले कोरिलेट करके सीआरपीसी पढ़ा देते हैं। आपका सीआरपीसी की धारा 177 से लेकर 189 तक में बिहार एपीओ में इस बार 5 क्वेश्चन बना था। यानी कि जो लोग बिहार एपीओ दिए थे, इस बार आपका 177 से लेकर और 189 तक में आपका 5 क्वेश्चन बना था। तो आपका यानी कि किस प्लेस या स्थान के न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले की जांच एवं विचारण किया जाएगा, अर्थात कौन सा वह स्थान का न्यायालय सक्षम है जो किसी अभियुक्त के विरुद्ध किसी अपराध के बारे में सुनवाई करके फैसला सुनाए। इसका निर्धारण सीआरपीसी की धारा 177 से लेकर 189 तक में किया गया है। और यही आपका पूछ ले कि सिविल मामलों में क्या होगा, तो सिविल मामलों के लिए सीआरपीसी काम नहीं करेगी, सीपीसी काम करेगी।
और सीपीसी का आपका कहाँ से कहाँ तक सेक्शन 15 से लेकर कहाँ तक 25। फिर एक बार आगे बढ़िए। तो सीआरपीसी की धारा 177 जो बताती हैं वह आपका ये बताती है कि सामान्यतः या मामूली तौर पर या साधारणतया, आपका बिहार में यहाँ से भी क्वेश्चन बना था। जनरल रूल ये है कि जिस स्थान पर अपराध हुआ है उस स्थान के न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाएगा। यानी कि इंक्वायरी और ट्रायल किस स्थान के न्यायालय में होगा जहां की ऑफेंस किया गया है। लेकिन ये जनरल रूल है, इसके एक्सेप्शन है आपका 178 से इसके अपवाद शुरू होते हैं। यानी कि कुछ दशाएं ऐसी हैं जहां की अपराध कहीं और किया गया और अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा कहीं दूसरे स्थान के कोर्ट में भी चल सकता है। अब डिटेल में बताना यहाँ संभव नहीं है। और ये कंडीशन आपका 177 के बाद है, तो 178 से लेकर 188 तक, 188 तक, 189 तो अलग है, कमीशन साक्ष्य लेना, तो भी एक तरह से जांच ही कहिए तो 189 तक भी कवर कर सकते हैं कि विदेश में क्या होगा, तो छोड़ दीजिए अभी, बस ये कंसेप्ट बनाए रखिए। अब आइए सिविल मामला देखा जाए भाई। जहाँ तक सिविल मामलों की बात है, आपका सबसे पहले ये देखना है कि प्लेस ऑफ सुइंग यानी कि वाद दायर करने का स्थान आपका सेक्शन 15 से लेकर 25 तक में दिया गया है। जो भी एग्रीड पार्टी हैं, जो भी व्यथित पक्षकार है, यानी कि सिविल जिसको सिविल पीड़ा हुई है, वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकार को प्रश्रय देने के लिए सिविल वाद में, सिविल न्यायालय में सिविल वाद दायर कर सकता है। तो एक उदाहरण पहले देखिए। ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है और ऐसी दशा में बी उस संविदा को भंग करता है, तो एग्रीड पार्टी या व्यथित पक्षकार कौन हुआ? ए। यानी कि संविदा भंग से व्यथित कौन हुआ? तो ए हुआ। तो पहला नियम ये जानना है कि जो सिविल पीड़ा रखता है, अर्थात इस उदाहरण में ए, वह अपने अधिकार की रक्षा के लिए सिविल न्यायालय में सिविल वाद दायर कर सकता है। यानी कि आपका सिविल वाद दायर कर सकता है, लेकिन लेकिन लग गया तो इसी में समस्या है। लेकिन एक किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता। किस न्यायालय में ए जाएगा मुकदमा करने के लिए? इसके लिए आपका कानून द्वारा न्यायालयों का जुरिडिक्शन निर्धारित है। यानी कि जो जुरिडिक्शन होता है, न्यायालय की अधिकारिता होती है, वह कानून द्वारा प्रदान की जाती है, पक्षकारों के करार द्वारा नहीं। अर्थात अब 4-5 उदाहरण हम बताएंगे जो एचजीएस में भी पूछा गया था और आगे भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका सबसे पहले ये देखना है कि आखिर एक किस कोर्ट में दायर करे मुकदमा। तो इसके लिए उसे पहले तो निर्धारित करना पड़ता है कि हमारा मामला किस न्यायालय की एरिया में आता है। यानी कि पहले स्थान वह निर्धारित कर ले कि हमारा जो ये विवाद है, ये बनारस के सिविल न्यायालय में हम मुकदमा दायर करें कि प्रयागराज के कि लखनऊ के, ये टेरिटोरियल जुडिक्शन या क्षेत्रीय अधिकारता या स्थानीय अधिकारता हो गई। फिर आपका स्थानीय अधिकारता, मान लीजिए वह डिसाइड कर दिया कि हमारा मामला कहाँ आ रहा है, प्रयागराज के न्यायालय में, तो यह स्थान हो गया। इसके बाद अब विषय देखा जाएगा कि आखिर किस विषय को लेकर ये मुकदमा कर रहा है। तो वह विषय
किस न्यायालय के एरिया में आएगा। जैसे कि आपका अगर वसीयत का मामला है, गार्जियनशिप का मामला है, तो ये जिला जज के न्यायालय में जाएगा। और न्यायालयों की किस विषय पर किस न्यायालय को अधिकारता है, ये भी निर्धारित है। तीसरा आपका विषय के बाद मोनेटरी जुडिक्शन देखेगा, यानी कि ये जो हमारा मामला है, ये किस न्यायालय में इतना मामला चल सकता है, यानी कि हमारे मुकदमे का जो मूल्य है, उस मूल्य के आधार पर कौन सा प्रयागराज का न्यायालय सक्षम है जिसमें कि हम मुकदमा दायर करें। इसके बाद आपका माने ये 3 देखा जाएगा। फिर मूल अधिकारता देखी जाएगी। ओरिजिनल जुडिक्शन कि सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, कहीं अपील न्यायालय में तो सबसे पहले नहीं चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये मुकदमा दायर करे तो इन अधिकारताओं को ध्यान में रखे। ये जो अधिकारिता प्रदान की जाती है, तो पहला क्वेश्चन कंपटीशन का कि अधिकार न्यायालयों को अधिकारता विधि द्वारा प्रदान की जाती है कि करार द्वारा। तो करार द्वारा न तो पहला क्वेश्चन, करार द्वारा न तो किसी कोर्ट को अधिकारता प्रदान की जा सकती है और न ही अधिकारता छीनी जा सकती है। इसके लिए आपका एक सेक्शन याद करना पड़ेगा और भाई, संविदा अधिनियम की धारा 28, जो इस बार आपका यूपी जे में भी पूछा, बिहार जे में भी पूछा। मॉडल भले अलग बनाया, इस बार पूछा गया था दोनों में। फिर एक बार देखिए, फिर अच्छे से तैयार रखिए भूमिका, इसी में से आपका 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा। करार द्वारा या एग्रीमेंट द्वारा न तो किसी कोर्ट को अधिकारिता दी जा सकती है, न ही छीनी जा सकती है, क्योंकि न्यायालयों की अधिकारिता विधि द्वारा प्रदान की जाती है। ये भी याद रखिए, कानून द्वारा प्रदान की जाती हैं, पक्षकारों के करार द्वारा नहीं। अर्थात अगर ए और बी ये करार करते हैं कि जो हम लोगों के बीच विवाद उत्पन्न होगा, उसका निपटारा हम दिल्ली के सिविल न्यायालय में कराएंगे और दिल्ली के सिविल न्यायालय को उस मामले में अधिकारता ही नहीं है, तो क्या ये करार वैध होगा कि शून्य होगा? शून्य। क्योंकि आप करार द्वारा न तो जुरिडिक्शन छीन सकते हैं और न ही क्या कर सकते हैं, प्रदान। लेकिन फिर एचजेएस का क्वेश्चन आ गया, यूपी में भी आया है, और वह क्वेश्चन ये जानना है कि अगर 2 या 2 से अधिक न्यायालयों को जुरिडिक्शन प्राप्त है, अधिकारिता है, और पक्षकार ये करार करते हैं कि विवाद उत्पन्न होने पर केवल इस न्यायालय में मुकदमा हम लोग दायर करेंगे, तो ये करार वैध माना है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इस करार द्वारा न्यायालय की अधिकारिता छीनी नहीं जा रही है, बल्कि पक्षकारों के पास जो विकल्प थे कोर्ट में जाने का, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम एक कोर्ट में इस कोर्ट में जाएंगे, यानी कि अपने विकल्प का क्या कर दिया है करार द्वारा, पक्षकारों ने चुनाव। अब देखिए, मान लीजिए ए और बी में आपका करार हुआ है और जिस विषय को लेकर संविदा ए बी में हुई है, उसमें मुकदमा प्रयागराज में भी दायर किया जा सकता है और बनारस के भी न्यायालय में। और ए और बी आपस में करार करते हैं, समझौता करते हैं, ठहराव करते हैं। ठहराव भी याद रखें, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में लिखा गया, कॉन्ट्रैक्ट को ठहराव लिखा गया। ठहराव आ जाए, समझौता आ जाए, करार आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, संविदा आ जाए, घबराना नहीं है। ये नहीं कि सोचने लगे कि ठहराव किस चिड़िया का नाम है। तो एक बार इंग्लिश वर्जन जरूर देख लीजिएगा जहाँ भी समस्या हो, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी
बड़ी चुन चुन कर हिंदी रख रहा है, और हिंदी ऐसा रख रहा है कोई, इंग्लिश तो वही है, हिंदी वो नेट से उठा रहा है और रख दे रहा है। आगे देखिए। अब इस उदाहरण में चूंकि दोनों न्यायालयों को अधिकारता है, ये डिसाइड पहले हो गया। अब ए और बी आपस में ठहराव करते हैं कि अगर इस विषय पर हमारे बीच विवाद उत्पन्न होता है तो चाहे ए या बी, जो मुकदमा दायर करेगा वह प्रयागराज के न्यायालय में किया जाएगा। तो ये करार वैध होगा कि शून्य होगा कि शून्यकरणी होगा? तो ये करार क्या होगा? वैलिड। क्यों वैध होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये करार अधिकारता को छीनता नहीं है, बल्कि पक्षकारों के पास कितने विकल्प हैं? दो। उनमें से पक्षकारों ने एक का क्या किया? चुना। अगर ये कहते कि भाई कहीं मुकदमा नहीं दायर करेंगे तो उसका नियम अलग चलेगा। अभी हम बता रहे हैं भूमिका में ही ये तो आ गया ना, भाई ये गलत ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए। अब तुरंत आपको कवर करना है आपका संविदा अधिनियम की धारा 28, और इसी के साथ एक हम कोरिलेट करेंगे संविधान का अनुच्छेद 32 बाद में। पहले संविधान नियम देखिए। संविदा अधिनियम की आपका सेक्शन 28 बताता है कि विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार शून्य होंगे। आपका पहले क्वेश्चन इस पर निकाल लिया जाए। आपका जो जो क्वेश्चन बना है, पहला क्वेश्चन यूपी ने बनाया कि संविदा अधिनियम की कौन सी धारा प्रतिस्थापित है या पुनर्व्याख्यित है या पुनर्परिभाषित है? 28। बिहार ने सन बनाया कि 1997 ईस्वी में आपका किस धारा में कॉन्ट्रैक्ट के संशोधन किया गया था? तो ये आपका 28। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि संविदा अधिनियम की धारा 28 किस सन में प्रतिस्थापित की गई? तो वो भी आप मारेंगे आपका 1997, 1997। फिर आपका क्वेश्चन बन सकता है ये फिर 2015 में आपका फिर एक आपका अपवाद जोड़ा गया है। तो 2015 में कॉन्ट्रैक्ट में किस धारा में संशोधन हुआ है? तो गलत ना हो, एक और संशोधन इसमें हुआ है 2015 केवल एक धारा में। कौन सी धारा में? आपका 28। जो कॉमर्शियल कोर्ट आप सीपीसी में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, उसी को लेकर आपका जोड़ा गया है। तो आगे बताया जाएगा। अगला देखिए। अब 28 कहती क्या है भाई? बहुत महत्वपूर्ण धारा है ये। विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार शून्य है। इसका दो अर्थ बताया गया है। पहला अर्थ ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सिविल न्यायालय में सिविल वाद दायर कर सकता है, तो सिविल वाद दायर करने पर रोक लगाने वाले करार क्या होंगे? शून्य। अब आइए। ए बी संविदा करते हैं और संविदा में ये लिख देते हैं कि अगर ए या बी का संविदा को नहीं मानते, संविदा को ब्रीच करते हैं, संविदा को तोड़ते हैं, तो न तो ए कोर्ट में जाएगा न ही बी जाएगा। तो क्या अगर कोर्ट में जाने के अधिकार पर रोक लगा दी गई किसके द्वारा? करार द्वारा। तो ये जो कोर्ट में जाने पर रोक लगाई गई है, कितना करार का भाग वैध होगा कि शून्य होगा? तो कौन सी धारा कहती है कि विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार शून्य है? 28। किस कानून की? संविदा अधिनियम। अच्छे से तैयार रखिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप न्यायालय में जाने से रोक नहीं सकते। अभी और भी हम बताएंगे। दूसरा देखिए। दूसरा 28 समय की बात करती है कि जितने समय के अंदर कोई व्यक्ति अपने अधिकार की मांग के लिए
कोर्ट में जा सकता है, न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। यदि उस समय को करार द्वारा कम कर दिया गया है तो वह करार भी क्या होगा? शून्य। अब आइए संविदा भंग पर बताइए, तो संविदा भंग पर कितने साल के अंदर मुकदमा किया? कई बार मैं बता चुका हूँ। कितने साल के अंदर? 3। और ए और बी करार करते हैं कि अगर ए ने संविदा भंग किया तो आप 1 वर्ष के अंदर ही आपका माने न्यायालय में जा सकते हैं। तो बताइए समय कम किया गया कि बढ़ा दिया गया? तो ये जो करार है ये वैध होगा कि शून्य होगा? शून्य। और पूरा कितना मिलेगा पक्षकारों को समय? 3 साल। इसका मतलब ये हुआ कि आप करार द्वारा न तो न्यायालय की अधिकारिता को काट सकते हैं, न प्रदान कर सकते हैं, और न ही न्यायालय में जाने से रोक सकते हैं, और न ही समय को क्या कर सकते हैं? सीमित। जितना कानूनन समय हमें मिला है उसको काटा नहीं जा सकता। किसके द्वारा? करार द्वारा। अगला ये नियम भाई आपका इसी के साथ अनुच्छेद 32 भी अच्छे से देखना है। देखिए आर्टिकल 32 आपका भाग संविधान के पार्ट 3 में है, फंडामेंटल राइट के ही पार्ट में, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। यानी कि आपका अनुच्छेद 32 एक बार और याद रखें, स्वयं में एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि 12 से लेकर किस बीच में आता है? 35 में। आईएएस में पूछा गया भाई, ये विधिक अधिकार नहीं है, ये स्वयं में। दूसरा आपका ये पूछा गया इंटरव्यू में बिहार में, मैंने कि आपका संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रोसीजरल है? प्रोसीजरल मतलब प्रक्रियात्मक। तो प्रक्रियात्मक 2 अनुच्छेद हैं जहां कोर्ट में जाया जाता है, आपका 32 और दूसरा कौन सा है? मुख्य रूप से 226 प्रोसीजरल। अनुच्छेद 32 में ये है कि जिस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है वह व्यक्ति उसके रक्षा के लिए सीधे या डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। तो कहाँ कर सकता है? सीधे। अब मान लीजिए ये एक सरकारी नौकरी पेशा है और सरकार ने इससे करार कर लिया, ध्यान से रखिएगा, कि हे ए अगर मैं तुम्हें निलंबित करूं या बर्खास्त करूं तो तुम न तो हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करोगे न ही सुप्रीम कोर्ट में करोगे। तो आप लोग ये बताइए कि ये करार वाइड होगा कि वैलिड होगा? शून्य होगा कि वैध होगा? शून्य होगा। क्योंकि अगर इसे वैध बना दिया गया तो देखिए क्या हो सकता है कि सरकार जितने कर्मचारी हैं सबसे करार कर लेगी और मनमाने तरीके से उनको नौकरी से हटा देती और कोर्ट कुछ भी नहीं कर पाता। तो यानी कि विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार क्या होते हैं? सुन। और यहाँ तो भाई आपका आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिए जा रहे हैं। अगर किसी को रोका जाता है जबरदस्ती कि न जाओ तो ये आपका माने को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो जाएगा। यानी कि ये क्या कहलाएगा? न्यायालय की अवमानना। क्या आप मूल अधिकार के लिए थोड़े रोक सकते हैं? चाहे डीएम हो या सीएम हो, कोई भी जाए, सबको मूल अधिकार है, रोका नहीं जा सकता। याद रखिए। इस प्रकार भूमिका हुई। देखिए आगे भाई बढ़ा जाए, क्योंकि सेक्शन आपका 15 से लेकर और 25 तक में आपका वाद दायर करने का स्थान बताया गया है। तो अगला नियम देखिए कैसे अगला यूपीजे में क्वेश्चन बना है। ये क्वेश्चन बन चुका है भाई कि जो आपका 15 से 25 तक की धाराएं हैं ये क्या बताती हैं? स्थान संबंधी अधिकारिता बताती हैं कि विषय वस्तु संबंधी, कि दोनों की इनमें से कोई नहीं? तो दोनों मारकर आइए। अर्थात
सेक्शन 15 से लेकर 25 तक में वह स्थान तो निर्धारित ही होगा जिस स्थान के कोर्ट में आप मुकदमा करेंगे, लेकिन वह विषय भी दिया गया है, वह सब्जेक्ट भी दिया गया है। जिस सब्जेक्ट को लेकर आप मुकदमा करेंगे, तो आप पहला याद रखिए कि आपका 15 से 25 तक में किसका उल्लेख है? स्थानीय अधिकारिता की विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता की दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों। ये क्वेश्चन आ चुका अभी पिछली बार ही, भाई अच्छे से इसको तैयार रखिए। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि धारा 15 से 25 तक में किस अधिकारिता का उल्लेख नहीं है? नया क्वेश्चन बन सकता है। दे देगा स्थान संबंधी, है ही। विषय वस्तु संबंधी, सब्जेक्ट मैटर संबंधी, है ही। तीसरा दे देगा धन संबंधी और उपर्युक्त सभी। तो बताइए किस अधिकारिता का यहाँ उल्लेख नहीं है? तो धन संबंधी अधिकारिता का उल्लेख के लिए आपको सीपीसी की धारा 6 पढ़नी पड़ेगी। कौन सी धारा? भाई धन संबंधी अधिकारिता कहाँ दी गई है? 6। कोई समस्या तो बताइए भाई। 2-3 क्वेश्चन आपका निकल गया। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और निकालेंगे, उसके बाद सेक्शन शुरू होगा। इसके बाद आपका सेक्शन को थोड़ा तोड़ा जाता है। धारा 15 सामान्य बात बताती है। आपका 16, 17, 18 अचल संपत्ति या इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद को बताती हैं, जबकि सेक्शन 19 यानी कि सेक्शन आपका 19 चल संपत्ति और शरीर के प्रति नुकसान के बारे में बताएगा। धारा 20 को पूछे जाती हैं वाद दायर करने की रिजुडियरी सेक्शन है, आपका बताएंगे। 21 में आपका अधिकारिता पर आक्षेप को पूछा जाता है। 21 एक कहती है कि स्थान संबंधी अधिकारिता को लेकर आप आपत्ति को लेकर न्यायवाद पर रोक लगाती है। सेक्शन 22 से लेकर आपका 25 तक आपका मुकदमों का अंतरण है। तो सेक्शन 22 भी पूछा गया है, 23 भी। अगर हाई कोर्ट ट्रांसफर करता है और जिला न्यायालय तो 24, और सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करेगा तो 25। तो आइए आपका 15 से देखा जाए भाई, शुरू किया जाए कह करके। आपका ग्रुप वाइज पढ़ना है धारा 15, इसके बाद आपका 16, 17, 18 अचल। पहले 15 देखिए। सेक्शन 15 कहता क्या है? जो सेक्शन 15 से भी आपका क्वेश्चन बना है पिछली बार। सेक्शन 15 ये कहता है कि जो भी सिविल वाद दायर किया जाएगा, एक तो सक्षम न्यायालय में किया जाएगा, और वह जो सक्षम न्यायालय होगा आपका सबसे निम्न श्रेणी का होना चाहिए। यानी कि बस 2 लाइन में खत्म हो गया बैरक। यही पूछा गया था कि सामान्यतः कोई वाद किस न्यायालय में दायर किया जाएगा? तो जो सक्षम हो, लेकिन सक्षम में भी सबसे क्या हो? निचला। एक लाइन। तो ऊपर के न्यायालय में कि नीचे के न्यायालय में कि हाई कोर्ट में? 4 ऑप्शन देगा, घबराना नहीं है। यानी कि जो कोर्ट कॉम्पिटेंट हो, और कॉम्पिटेंट में भी सबसे क्या हो? लोएस्ट कैटेगरी का हो। एक लाइन याद रखिए। यानी कि फिर एक बार हम बता रहे हैं, गलत ना हो, कि कोई वाद कहाँ दायर किया जाएगा? तो सक्षम न्यायालय में ही किया जाएगा। लेकिन सक्षमता अगर कई न्यायालयों को है, तो उसमें सबसे निचले कैटेगरी का जो कोर्ट सक्षम है उसी में दायर किया जाएगा। अब यहाँ आपका ध्यान में एक तो इस धारा का उद्देश्य क्या है पहले देखा जाता है कि आखिर धारा 15 क्यों बनाई गई। इस धारा का मुख्य उद्देश्य ये है कि उच्चतर न्यायालयों में या ऊपर के न्यायालयों में मुकदमे की बाढ़ को, मुकदमे की भरमार को, मुकदमे की बाहुल्यता को रोका जाए।
और जो विवाद हैं वह नीचे के न्यायालय से चलें। अतः ऐसी दशा में यदि ऊपर का भी न्यायालय सक्षम है, निचला न्यायालय भी सक्षम है और डायरेक्ट लोग ऊपर के न्यायालय में ही मुकदमा करने लगेंगे, तो ऊपर के न्यायालयों में मुकदमों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। अतः कानून कहता है कि सक्षम न्यायालय में जाइए, लेकिन वह सक्षमता देखने सबसे कौन न्यायालय हो, यानी कि सबसे निम्न श्रेणी में जाइए न्यायालय में, लेकिन आपका वह न्यायालय उस विवाद को ग्रहण करने के लिए क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट। अब यहाँ दो नियम आपको बनाना है देखिए भाई, और एक सेक्शन आपका 99 पढ़ना है और दूसरा आदेश 7 का नियम 10। आदेश 7 नियम आपका 10 पढ़ना है। रोमन में लिखिएगा भाई आपका। देखिए आपका दो नियम इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा गया सीपीसी में, कि वाद पत्र को रिटर्न करना। तो दो नियमों पर गौर करिए, थोड़ा टेक्निकल नियम है ये। फिर एक बार देखिए, यदि कोई मुकदमा निम्न श्रेणी के न्यायालय में लाया जाना चाहिए। फिर एक बार देखिए, यदि एक और आपका देखना है भाई, नल एंड वाइड, चलिए उस बाद में बताएंगे, पहले ये दो देखिए तब तीसरा नियम बताया जाएगा। यदि कोई मुकदमा निम्न श्रेणी के न्यायालय में लाया जाना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर के न्यायालय में लाया गया, हायर कोर्ट में लाया गया, तो हायर कोर्ट क्या कर सकता है, इसी पर विचार करना है। फिर एक बार देखिए, लोअर कोर्ट में लाना चाहिए क्योंकि लोअर कोर्ट सक्षम था, लेकिन वादी ने उस मुकदमे को उस न्यायालय से कहाँ दायर किया, ऊपर के न्यायालय। निचले न्यायालय में मुकदमा दायर करना चाहिए था, लेकिन वादी ने वह मुकदमा ऊपर के न्यायालय में दायर कर दिया, तो क्या होना चाहिए कानूनन, ये आपका भाई अच्छे से समझिए। तो ऊपर के न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह वादी को वाद पत्र को लौटा दे, रिटर्न कर दे और ये कह दे कि आप सक्षम न्यायालय में जाइए। इसका मतलब ये हुआ कि लघुवाद न्यायालय में मुकदमा लाना चाहिए और आप सीधे पहुंच गए आपका डीजे के न्यायालय में, जिला जज के न्यायालय में। जिला जज के न्यायालय ने मुकदमे को देखा और ये देखा कि इसमें तो निचला न्यायालय भी सक्षम है, और वह निचला न्यायालय कौन है, स्मॉल काजेज कोर्ट या लघुवाद न्यायालय। तो जिला जज क्या करें, जिला जज देखिए दो पावर है, या तो डायरेक्ट अपने यहाँ से मुकदमा किसको भेज देंगे, लघुवाद न्यायालय में, और वादी को कहेंगे कि आप कहाँ जाइए, लघुवाद न्यायालय। दूसरा ये है कि आपका ये आदेश 7 नियम 10 है, इसी में आदेश 7 नियम 10 में ये है कि न्यायालय के पास एक और विकल्प है कि न्यायालय उस वाद पत्र को वादी को रिटर्न कर दे, लौटा दे, और लौटा के कहे कि हम सक्षम तो हैं, लेकिन हमारा निचला न्यायालय भी सक्षम है। आप चूंकि धारा 15 कहती हैं कि नीचे के न्यायालय से मुकदमा शुरू हो, लेकिन वह न्यायालय भी क्या हो, सक्षम, और इस मुकदमे को तो कौन देख लेगा, लघुवाद न्यायालय। तो जिला जज क्या करें, आदेश 7 के नियम 10 के तहत वादी को वाद पत्र लौटा दें और कहाँ जाने का निर्देश दें, स्मॉल काजेज कोर्ट। ये नियम है, या तो स्वयं भेज दें। अब मेंस में देखिए कैसे पूछा गया, प्री में भी आया है भाई आपका, कि वाद पत्र का लौटाया जाना और वाद पत्र लौटाए जाने के बाद की प्रक्रिया का उल्लेख करिए।
तो लिखना यही है मुख्य बातें। 10 लाइन तो आप इसी में लिख लेंगे, लेकिन आदेश 7 नियम 10 ऐड करेंगे और डिटेल में आगे बताया जाएगा। तो पहला नियम ये निकला। दूसरा नियम देखिए, यदि कोई मुकदमा निचले न्यायालय में लाया जाना चाहिए लेकिन ऊपर के न्यायालय में लाया गया, ऊपर के न्यायालय ने न तो उसे निचले न्यायालय को भेजा और न ही मुकदमे को वापस किया, बल्कि सुनवाई शुरू कर दी। सुनवाई करने के बाद फैसला भी सुना दिया। मैंने वापस नहीं किया, क्या आ गया उसमें? फैसला। किस न्यायालय में लाया जाना चाहिए था? लोअर। लाया कहाँ गया? हाई। अब एक कॉन्सेप्ट बनाइए। देखिए, कानून में ये माना जाता है कि निचले न्यायालयों को जो शक्ति प्राप्त है वह उसके ऊपर के न्यायालयों को वह शक्ति स्वतः प्राप्त होती है। उसमें अलग से कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं। ये माना जाता है, यानी कि जो पावर उस जिले में स्मॉल काजेज कोर्ट को है वह पावर अपने आप जिला जज रखेंगे, कहीं लिखने की आवश्यकता। अब आइए, कोई मुकदमा निचले न्यायालय यानी कि लघुवाद न्यायालय में लाया जाना चाहिए, जिला जज के न्यायालय में लाया गया, मतलब उसके कहाँ लाया गया? ऊपर के न्यायालय में। ऊपर के न्यायालय ने सुनवाई भी कर ली, आपका निर्णय भी दे दिया। इस निर्णय की वैधता का परीक्षण करिए। ये निर्णय अनियमितता तो हुई, इरेगुलरिटी तो हुई, लेकिन यह निर्णय सही माना जाएगा, वैध माना जाएगा और आपका सीपीसी के सेक्शन 9 में इसे वैलिडिटी प्रदान की गई है। यानी कि अगर आपका अनियमितता हुई, लेकिन ये गलती या अनियमितता क्या है? क्षम्य। और किस धारा में सीपीसी के यह जो जजमेंट होगा वह वैलिड माना जाएगा? 99। यानी कि सेक्शन 99 आपका कुछ गलतियों को क्षम्य करती हैं, लेकिन जो परंतुक में गलती आ जाएगी आपका वो क्षम्य नहीं है। यानी कि 99 को वहीं पूछा जाता है। फिर एक बार देखिए भाई इसको, फिर हम बता रहे हैं, कठिन है सीपीसी, थोड़ा दिमाग लगाइए अच्छे से। अगर कोई मुकदमा निचले न्यायालय में लाया जाना चाहिए, यानी कि निचला न्यायालय भी क्या था? सक्षम। लेकिन ऊपर के न्यायालय में लाया गया, ऊपर के न्यायालय ने लौटाया भी नहीं, न निचले न्यायालय को भेजा, स्वयं सुनवाई की, स्वयं निर्णय दे दिया, तो ये निर्णय वैध माना जाएगा कि शून्य? इस पर विचार करिए तो क्या मारेंगे? वैध। क्योंकि कानून ये कहता है कि नीचे के न्यायालयों को जो अधिकारता है वह ऊपर के न्यायालयों में स्वतः समाहित मानी जाती है। और ये जो डिक्री आदेश या निर्णय ऊपर का न्यायालय देगा, अगर इंटरव्यू या कोई भी आपसे पूछ ले कि क्या सीपीसी में इसे कहीं वैलिडिटी प्रदान की गई है, तो आप कौन सा सेक्शन का उल्लेख करेंगे? 99। ये आपका कहा जाता है अनियमितता हुई, लेकिन ये अनियमितता क्या है? इरेगुलरिटी, क्षम्य। दूसरा नियम देखिए, अभी एक नियम बचा है। कोई मुकदमा जिला न्यायालय में लाया जाना चाहिए लेकिन लघुवाद लघुवाद न्यायालय में लाया गया, और लघुवाद न्यायालय क्या करे? पहला नियम तो यही है। आइए एक उदाहरण देखा जाए, वसीयत पर ही देखते हैं भाई। आपका वसीयत को नहीं, गार्जियनशिप पर ही देखिए। संरक्षक नियुक्त करना है, किसी बच्चे का गार्जियन नियुक्त करना है, तो किसी बच्चे का गार्जियन नियुक्त करने के लिए जो जिले में सक्षम न्यायालय है वह जिला जज या जनपद न्यायाधीश या डिस्ट्रिक्ट जज या डीजे का न्यायालय है।
जो सबसे बड़ा सिविल न्यायालय भी जिले में है। अब आइए, किसी बच्चे के गार्जियन को नियुक्त करना है और मुकदमा किया, एप्लीकेशन दिया गया लघुवाद न्यायालय में, स्मॉल काजेज कोर्ट में, यानी कि निचले न्यायालय में। तो निचले न्यायालय का पहला कर्तव्य ये है कि आदेश 7 नियम 10 के तहत वादी को आवेदन लौटा दे और कह दे कि मैं इस मामले में सक्षम नहीं हूँ। इस मामले में जो सक्षम सबसे निचला न्यायालय है वह जिला जज का है, मुझे इस मामले में अधिकारिता नहीं। अर्थात अतः आप अपना प्लेंट लीजिए, वाद पत्र लीजिए और कहाँ एप्लीकेशन दीजिए गार्जियन नियुक्त करने के लिए? जिला जज। कहाँ दीजिए? जिला जज। अब दूसरा नियम, भाई लौटा दिया जाइए जिला जज। दूसरा नियम ये हो सकता है कि मान लीजिए लघुवाद न्यायालय ने मुकदमा लौटाया नहीं, मुकदमे में सुनवाई भी कर ली, सुनवाई के बाद उस पर निर्णय भी सुना दिया, तो ये जो निर्णय है आपका क्या प्रभाव रखेगा? 3-4 एंगल से बताइएगा। क्या ये निर्णय आपका वैध माना जाएगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि यहाँ अधिकारिता का प्रयोग अनियमितता से नहीं किया गया, लेक ऑफ जुरिडिक्शन है, अधिकारिता का अभाव है, जुरिडिक्शन है ही नहीं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी न्यायालय को अधिकारिता है ही नहीं, जुरिडिक्शन है ही नहीं, और वह उस मामले में फैसला सुनाता है, तो वह फैसला सदैव नल एंड वाइड होगा, यानी कि हिंदी में अकृत तथा शून्य होगा, या आप आसान भाषा में कह सकते हैं कि अवैध होगा। आपका कोई मतलब उस निर्णय का नहीं रहेगा, और ऐसे निर्णय पर आप सीपीसी में बताया गया है, एक तो एविडेंस की धारा 44 कवर करेंगे, फिर सीपीसी की धारा आपका 13 भी हम कवर कराते हैं। तो आइए देखिए दोनों धाराएं भाई। एविडेंस की धारा 44 ये कहती है कि अगर कोई निर्णय, डिक्री या आदेश है और अगर आप चाहते हैं कि वह निर्णय, डिक्री, आदेश रद्द हो जाए या प्रांग न्याय या रेस जुडिकेटा का काम न करे, तो आप उस निर्णय को ही अटैक करिए। और पहला अटैक यही है कि ये निर्णय जिस कोर्ट ने सुनाया था, इस मामले में उसे क्या नहीं थी? अधिकारता। जैसे ही साबित कर दिए, वो निर्णय अब शून्य हो गया, और शून्य निर्णय रेस जुडिकेटा का काम नहीं करेगा। नया मुकदमा फिर दायर करिए। विदेशी निर्णय में भी मैं बताया था, कल ही बताया था, कि अगर कोई विदेशी निर्णय है, उसकी प्रमाणित प्रति भारत में लाई जाती है, तो पहला अटैक यही मैं बताया था कि लेक ऑफ जुरिडिक्शन, यानी कि उस विदेशी न्यायालय को इस मामले में अधिकारिता थी कि नहीं थी? नहीं थी। ये चैलेंज कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर फिर एक बार देखिए लास्ट लाइन 15 की, यदि कोई मुकदमा ऊपर के न्यायालय में लाया जाना चाहिए लेकिन नीचे के न्यायालय में लाया गया, तो निचले न्यायालय का पहली ड्यूटी है कि आदेश 7 रूल 10 के तहत वह वादी को वह वाद पत्र लौटा दे। क्यों लौटा दे? कि कहाँ जाइए? कॉम्पिटेंट को। अगर वह वाद पत्र नहीं लौटाता, खुद ही सुनवाई कर लेता है, खुद ही फैसला भी दे देता है, तो ये अनियमितता अक्षम्य है, क्षम्य नहीं है। क्यों अक्षम्य है? क्योंकि यहाँ अधिकारिता का प्रयोग इरेगुलरिटी, अनियमितता से नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ अधिकारिता का अभाव है, अर्थात अधिकारिता यहाँ उस न्यायालय को नहीं थी। तो दो बातें, अधिकारिता का अनियमितता से प्रयोग अलग बात है,
और अधिकारिता का अभाव होना अलग बात है। दो बातें याद रखिए, अगर अनियमितता से प्रयोग किया गया तो वह क्षम्य है, निर्णय वैध होगा और सीपीसी की धारा के तहत वैधता मिलेगी। 99 रटिए, अगर अधिकारिता का अभाव था, अधिकारिता थी ही नहीं, फिर भी फैसला सुना दिया गया, ये अनियमितता क्षम्य नहीं है। और ये निर्णय सदैव एक यूज किया जाता है वर्ड भाई, नल एंड वाइड, यानी कि अकृत और क्या होगा सुन। अब आइए आगे देखा जाए भाई, आपका 15 समाप्त हो, अब 16 17 18 15 से क्वेश्चन बना था, किस न्यायालय में मुकदमा लाएंगे। हो सकता है ये टेक्निकल जो मैं क्वेश्चन बनाया हूँ, तमाम क्वेश्चन बनाया गया, ये नहीं कि एक लाइन डायरेक्ट समाप्त किया गया। एक लाइन नहीं, हमें लगता है कि 10 क्वेश्चन बताए गए होंगे टेक्निकल। अगला देखिए 16 17 और 18, पहले तो इसका निर्धारण करिए। देखिए आपका धारा 18 से पिछली बार क्वेश्चन बना था, फिर आपका ये क्वेश्चन बना था कि अगर दो न्यायालयों में माने माने कोई मुकदमा किस न्यायालय में दायर किया जाए, इस बात को लेकर डिस्प्यूट उत्पन्न हो गया है तो सीपीसी की किस धारा में इसका प्रावधान है, तो 18 में है। यानी कि पिछली बार जो आपका क्वेश्चन बना था, एक तो धारा 15 से देखिए, क्वेश्चन का मॉडल फिर देखिए, 3 क्वेश्चन 4। पहला जो मॉडल बना था कि 15 से लेकर 25 तक में या आपका कौन सी अधिकारिता है, तो स्थानीय भी है और विषय वस्तु, दो याद रखना है। दूसरा, प्रत्येक वाद किस न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन बना, तो सब न्यायालय सक्षम हो, लेकिन सक्षमता में भी क्या हो, ऊपर का कि नीचे का, सबसे नीचे। तीसरा क्वेश्चन जो बना था 18 से बना था कि बाउंड्री का विवाद है, मान लीजिए प्रतापगढ़ और प्रयागराज की सीमा पर जमीन स्थित है और ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि वह मामला प्रतापगढ़ के न्यायालय में जाएगा कि इलाहाबाद के, तो अधिकारिता पर जब डिस्प्यूट हो तो कौन सा सेक्शन इसमें काम करेगा, 18। भाई ये पूछा गया आपका। तो आइए धारा 16 देखा जाए भाई, बस धारा 16 ही थोड़ा बड़ी है और धाराएं बड़ी नहीं है इसमें, इधर बहुत स्पीड में निकलेगा। देखिए धारा 16 में ही आपका थोड़ा बहुत सतर्क रहना है बेहरक से, और काफी आपका एक एक धारा, पहले तो भूमिका बांध लिया जाए। सेक्शन पहले तो क्रम बना लेना है भाई, जो ये सेक्शन 16 है, 17 है और आपका सेक्शन 18 है। पहला नियम ये जानिए कि ये जो धाराएं हैं, ये केवल और केवल अचल संपत्ति से संबंधी मामलों में लागू होगी, अर्थात इसका मतलब कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित जो विवाद हैं, केवल और केवल उसी में लागू हो। एक इसका हाँ देखिए, भूमिका पहले देख लिया जाए भाई आपका क्योंकि भूमिका में ही 2-3 क्वेश्चन निकलते हैं, डिटेल में तो कम निकलते हैं। पहला आपका अचल संपत्ति से संबंधित वाद दायर करने के स्थान के बारे में प्रावधान किन किन सेक्शनों में है, तो आप 3 सेक्शन मारिएगा, कौन कौन, 16 17 और 18 के। दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा कि साम्य व्यक्ति की क्रिया से संबंध रखती है, यानी कि आपका जो इक्विटी होती है वह पर्सन से संबंध रखती है, व्यक्ति की क्रिया से संबंध रखती है, आपका उसकी प्रॉपर्टी से नहीं। ये सिद्धांत आपका धारा 16 के प्रोविजो में कुछ हद तक समाहित है। तो साम्य व्यक्ति की क्रिया से संबंध रखता है, ये भी हम बताएंगे साम्य का सिद्धांत 16 के कहाँ जाकर, परंतु में। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है, 18 बता ही दिया गया आपका, 16 में एक
एक्सेप्शन है वहां से उठा सकता है क्वेश्चन। वह आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी या चल संपत्ति के बारे में है। यानी कि सामान्यतः सेक्शन 16, 17 और 18 अचल के लिए हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है धारा 16 एफ में, खंड एफ में, जहां की मुकदमा किया जाएगा किस प्रॉपर्टी के लिए, मूवेबल। कुछ दशा में बताएंगे हम डिटेल में। बेयरक देखिए भाई, भूमिका आपका हो गया तो देखिए आपका बेयरक धारा 16 देखिए, वादों का वहाँ संस्थित माने दायर फाइल किया जाना भाई, ना तो लिख लीजिएगा संस्थित मतलब दायर करना। वादों का वहाँ दायर किया जाना जहाँ आपका विषय वस्तु स्थित है। तो आपका इसीलिए क्वेश्चन बना भी था, अगर 16 में भी बन जाए कि धारा 16 किसकी बात करती है, स्थानीय अधिकारता की विषय वस्तु, तो दोनों, क्योंकि किस स्थान में मुकदमा होगा, किस स्थान के कोर्ट में और किस सब्जेक्ट को लेकर, ये दोनों बताया गया है। देखिए आगे, किसी विधि द्वारा विहित धन संबंधी या अन्य परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, यानी कि किसी कानून द्वारा विहित या प्रेस्क्राइब्ड धन संबंधी और अन्य परिसीमाओं के, अन्य लिमिटेशन के अधीन रहते हुए, तो कानून द्वारा क्या क्या लिमिटेशन लगाई गई हैं ये पहले देख लीजिए। कानून द्वारा धारा 15 था कि भाई सक्षम न्यायालय हो निचला, पहला तो ये परिसीमा हो गई। दूसरा धन संबंधी परिसीमा तो धारा 6 से कवर होगी। फिर स्थान संबंधी परिसीमा, और फिर आपका कह सकते हैं कि आपका विषय वस्तु संबंधी परिसीमा, यानी कि इन परिसीमाओं का क्या रखेंगे मुकदमा दायर करते समय, ध्यान, कि इनका ध्यान रखते हुए ये सब धाराएं काम करेंगी। जैसे कि इसका एक अच्छा उदाहरण आईपीसी की धारा 100 देख सकते हैं भाई। जब शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में किसी की 7 कंडीशन में आप किसी की डेथ तक कारित कर सकते हैं, तो आप एक सीमा का ध्यान रखते हुए ही इस अधिकार का प्रयोग करेंगे। तो सीमा कहाँ दी गई है, प्राइवेट प्रतिरक्षा की लिमिटेशन कहाँ है, 99। तो इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि क्या धारा 100 आपका एब्सोल्यूट है कि उसमें कोई आपका क्या हुआ।